तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बॉडी फ्लूइड्स अपने पास में 2 टाइप्स के होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स आता है सबसे पहले, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड के अंदर होता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितनी भी सेल होती है उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 45% फॉर्म करती हैं, प्लाज्मा फॉर्म करता है 55%, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है। अपनी बॉडी में 70% वाटर है, ठीक है। अपनी बॉडी में 70% वाटर है। अपने ब्लड के मेजर कंपोनेंट, प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट वाटर है 90%। मतलब अपने ब्लड के अंदर ज़्यादातर मेजरली क्या है? वाटर है। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या रहता है? प्लाज्मा में वाटर रहेगा, प्रोटीन रहेंगे, मिनरल्स रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। प्रोटीन्स के बारे में एक और चीज़ रहती है ग्लूकोज के अलावा, कोएगुलेशन फैक्टर। लेकिन कोएगुलेशन फैक्टर कैसे होते हैं? इनएक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर, ठीक है। कोएगुलेशन फैक्टर रहते हैं लेकिन इनएक्टिवेटेड रहते हैं। अगर एक्टिवेटेड हो गए तो किस में एक्टिवेट हो जाएंगे? सो इट इज एक्टिवेटेड इन, जब कोई अपने को कोएगुलेशन करवाना रहता है तब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रोटीन 6 से 8% होते हैं। कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? पहला होता है अल्बुमिन। अल्बुमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन मतलब आईजीजी होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रोल प्ले करता है। प्रोथ्रोमिन, फाइब्रोनोजन, दोनों का काम एक है, क्लॉटिंग करवाना, ठीक है। ब्लड में क्लॉटिंग अगर करवाना है तो फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोमिन की रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स कौन से होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर द मिनरल्स। ये सारे मिनरल्स होते हैं। क्लॉटिंग और ग्लूकोज अमीनो एसिड। बेसिकली ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी होगी और आरबीसी का काम क्या होता है? अपने को पता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। इसके अलावा ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी होता है। क्यों ग्लूकोज क्यों होता है? ग्लूकोज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर होते हैं टिश्यू, यहाँ पे होते हैं टिश्यू, तो टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुँचाना, ग्लूकोज को पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना, ग्लूकोज पहुँचाना, अमीनो एसिड पहुँचाना, लिपिड्स भी पहुँचाना। लिपिड्स बेसिकली लिवर को पहुँचाता है, पर लिपिड्स भी पहुँचाना, ये सब चीज़ें पहुँचानी रहती है। तो ये कहाँ से पहुँचेगी? ये ब्लड से पहुँचेंगी। तो ब्लड के अंदर ये सब होनी ज़रूरी है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, मिनरल्स होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम बोलते हैं ना अपन, सोडियम कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नाम के मिनरल्स सब होते हैं, ये भी ब्लड में होते हैं, मतलब प्लाज्मा में होते हैं। तो प्लाज्मा में वाटर है मेजर कंपोनेंट, प्रोटीन है, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कोएगुलेशन फैक्टर जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। सेलुलर कंपोनेंट है, 45% फॉर्म करेगा। सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी की बात करते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल होती है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल। कहाँ फॉर्म होती है? तो इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कितना होता है हीमोग्लोबिन? नॉर्मली 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट करवाता है, अपन है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और रिवाइज करें तो ऑक्सीजन का होता है 97%, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन से होता है। CO2 का 20 से 25%, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। और इसको CO2 से ट्रांसपोर्ट होता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो अच्छा, आरबीसी में कुछ रह गया। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी कब तक जिंदा रहती है ब्लड के अंदर? 120 डेज तक। मतलब ऐसा समझ लो 120 डेज के बाद नई आरबीसी आती है उसकी जगह लेने के लिए, और वो कहाँ जाती है फिर? वो स्प्लीन में चली जाती है डिग्रेड होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए। इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है किसको? स्प्लीन को, ठीक है। फिर आता है किस शेप की होती है आरबीसी? सर्कुलर बायकॉन्केव होती है, इस तरह की होती है, सर्कुलर बायकॉन्केव शेप की होती है, ठीक है। कितना होता है आरबीसी का अमाउंट? 5 से 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब,
मतलब एक छोटा सा मिलीमीटर, ठीक है, एक एक मिलीमीटर का एक क्यूब ले लो। ये है 1 मिलीमीटर का क्यूब जिसकी हर एक साइड 1 मिलीमीटर की है। उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? 5। उसके अंदर कितनी आरबीसी होती है? 5 से 5.5 मिलियन मिलियन आरबीसी प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी देखो, आरबीसी में तो रेड कलर्ड का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट था जिसको हीमोग्लोबिन बोला। डब्ल्यूबीसी कलरलेस है, कोई कलर नहीं, कोई हीमोग्लोबिन नहीं। अमाउंट कितना? बहुत कम होता है। सबसे कम अगर बोले सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है? आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट से भी कम होती है डब्ल्यूबीसी। कितना होता है? 6000 से 8000 या 4000 से 8000 होता है। 6000 से 8000, 4000 से 8000। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होती है। और आरबीसी मैक्सिमम कितना? 5 से 5.5 मिलियन, मतलब कितने लाख? 50 लाख तक, ठीक है। और ये सब किस में निकाली जाती हैं? पर मिलीमीटर क्यूब में। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितनी आरबीसी, कितनी प्लेटलेट, कितने डब्ल्यूबीसी, पता चल गया। अब देखो, अब अपन बात करते हैं आगे। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए। अपन देखा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वाटर भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कोएगुलेशन फैक्टर भी। अगर ये लास्ट वाली चीज़ को निकाल दिया जाए, मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, तो जो रहेगा वो सीरम रहेगा। फ़ायदा क्या होता है सीरम का? सीरम अपने को ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो कि क्लॉट नहीं होगा, जो कि जमेगा नहीं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग में, ठीक है। आप बोलोगे कि प्रोटीन भी तो है इसमें, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में। कभी भी ना प्रो लग जाए, प्रो, प्रो मतलब इनएक्टिव स्टेट। फाइब्रिनोजन ये भी इनएक्टिवेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है? जन। तो प्रो और जन कहीं भी लगे मतलब वो इनएक्टिव है। तो ये क्लॉटिंग करवाने के प्रोटीन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ कोएगुलेशन फैक्टर भी तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हाँ। लेकिन अगर अपन क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो ये सीरम बन जाता है। कब एक्टिवेट हो जाएंगे आपने बताया नहीं। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। वन इज योर ग्रेन्युलोसाइट, अनदर इज ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसका साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युल है। एक ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्युल्स दिख रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। एक ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्युल नहीं है, उसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट कौन सी होगी? जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युल होंगे। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। कैसे याद रखें? एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एसिडिक स्टेट और एक होती है बेसिक स्टेट, है ना। वैसे याद रखो, एक होता है एसिड, एक होता है न्यूट्रल और एक बेसिक। जो पीएच के ऊपर काम करे ना, उसका ये साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल है। एसिडिक, ए से एसिडिक से याद रहेगा एसिड इओसिनोफिल, एन से न्यूट्रोफिल, बी से बेसोफिल, ठीक है। फिर ए ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल नहीं है, वो कौन सी होगी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें एक ट्रिक होती है, इसकी अबंडेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ट्रिक होती है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। नेवर नेवर लेट मोंकी नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है। ये क्या होता है नेवर लेट मंकी ईट बनाना? इससे अपने को पता चलता है अबंडेंसी के बारे में, कौन सी सेल कितनी अबंडेंट है, अबंडेंट कितनी है, कितनी ज़्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, कौन सी डब्ल्यूबीसी, अबंडेंट डब्ल्यूबीसी के बारे में पता चलता है। और लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी के बारे में अपने को लाइन से पता चलता है। तो एन से हो गया न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा होती है। लिम्फोसाइट सेकंड नंबर पे होती है। मंकी का पहला लेटर एम। मोनोसाइट थर्ड नंबर पे होती है। इओसिनोफिल, ई, ईट मतलब इओसिनोफिल, और बी मतलब बैसोफिल, ठीक है। बी मतलब बैसोफिल। तो कितनी होती है? न्यूट्रोफिल होती है 60 से लेकर के 65%। लिम्फोसाइट होती है 20-25%। इम्यून, ये क्या फॉर्म करती है बेसिकली अपन देखेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोनोसाइट 6 से 8%, इओसिनोफिल 2 से 3% और बैसोफिल 0.5 से 1%। एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इओसिनोफिल 2 से 3%। बैसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का अमाउंट कितना होता है? 1.5 to 3.5 लैक्स होता है पर मिलीमीटर क्यूब। फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स
बोन मैरो सेल को बोलते हैं प्लेटलेट्स, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट। प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है तो क्या कॉज होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड ग्रुप्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या बोलता है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, उससे करस्पॉन्डिंग प्लेटलेट्स पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे कौन सा प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे भी ए एंटीजन प्रेजेंट है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे कौन सा है, बी है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप तो पता है ना एंटीजन वही होगा जो ब्लड ग्रुप होगा, ए बी एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है मतलब कोई एंटीजन है ही नहीं, ओ मतलब नील, जीरो, तो प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी। तो अगर अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए तो नहीं होनी चाहिए, ए नहीं होगी। अगर ए होगी ए एंटीबॉडी, तो अगर ए एंटीबॉडी होती तो फिर वो रिकॉग्नाइज करती ए एंटीजन को और उसके अगेंस्ट में और उसको डिस्ट्रॉय कर देती, तो आरबीसी का हीमोलिसिस हो जाता, आरबीसी खत्म हो जाती, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट वाला जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी, तो एंटी बी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। अगर ए एंटी ए भी तो हो सकती थी, यहाँ एंटी ए आएगा, ठीक है, ये एंटी ए है। एंटी बी क्यों हुई, एंटी ए भी तो हो सकती थी, एंटी ए इसलिए नहीं हुई क्योंकि आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन था, ए एंटीजन था, और ए एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से एंटी बी एंटीबॉडी थी, एंटी ए नहीं थी। अगर एंटी ए होती तो फिर ये एंटीजन ए एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देती, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती और हीमोलिसिस हो जाता। इसलिए प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी बी एंटीबॉडी होती है। अगर बी ब्लड ग्रुप है मतलब उसका एंटीजन एंटीजन इज सेम एज ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी होगी, एंटी ए होगी, एंटी बी नहीं होगी, एंटी ए होगी, क्योंकि बी अगर एंटीबॉडी हुई तो फिर क्या होगा, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो आरबीसी का हिमोलिसिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी तो उसके ब्लड में पहले से ही है ना। आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर वो प्लाज्मा में भी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई, बी एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट हुई तो फिर इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके इस आरबीसी का हिमोलिसिस कर देगा। इसलिए प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी डिफरेंट होती है। इसको डोनेट कौन कर सकता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप डोनेशन में होता है ए और ओ कर सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है तो फिर कौन सा डोनेट करेगा, ए करेगा और ओ करेगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप अगर बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी वाले को उसका सेम ब्लड ग्रुप बी कर सकता है और ओ मतलब यूनिवर्सल डोनर कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ओ है इसलिए ओ किया, बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ओ करेगा। ओ सभी में आएगा क्योंकि ओ इज यूनिवर्सल डोनर, सभी को डोनेट कर सकता है। और ए बी और ए बी ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप ये तीनों दे सकते हैं, चारों दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है तो अपने को सोचना पड़ता है कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे। अगर प्लाज्मा के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी है तो अपन बी तो नहीं देंगे, तो ए देंगे और ओ देंगे। अगर प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी है तो अपन क्या देंगे उसको, बी ब्लड ग्रुप देंगे और ओ तो देंगे क्योंकि यूनिवर्सल है। अगर एक भी एंटीबॉडी नहीं तो सारे अपन एंटीजन दे सकते हैं, एंटीजन मतलब कि डोनर्स ब्लड ग्रुप आरबीसी, तो ए बी और ए बी ओ सब दे सकते हैं। और अगर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तब ओ के अलावा कुछ नहीं दे सकते, केवल ओ कैन डोनेट। ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ए बी होता है रेसिपिएंट, ए बी इज रेसिपिएंट, ए बी सबसे ले सकता है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी नहीं ले सकता ओ के सिवाय। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है इस ब्लड ग्रुपिंग, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग का एप्लीकेशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जिसके अंदर की गलत ब्लड चढ़ाने पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप का होता है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग से इंडिविजुअल दो टाइप का हो सकता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच कहाँ से निकला है, रैसस मंकी से निकला है, रैसस मंकी, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था। आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव कितने इंडिविजुअल में होता है, 80% इंडिविजुअल में होता है, ह्यूमंस 80% ह्यूमन में होता है। आर एच नेगेटिव 20% इंडिविजुअल में होता है। अच्छा, आर एच नेगेटिव पर्सन को अगर एक्सपोज करते हैं आर एच पॉजिटिव पर्सन से तो क्या होगा,
तो RH नेगेटिव उसके अगेंस्ट RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, RH मतलब पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन इज प्रेजेंट, RH एंटीजन इज प्रेजेंट, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो RH एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड किसके अंदर बनेगी, RH नेगेटिव पर्सन के अंदर। RH नेगेटिव पर्सन के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म होती है, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट द RH एंटीजन, इस RH एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी। RH एंटीजन कहाँ है, RH पॉजिटिव ब्लड है, RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन इज प्रेजेंट, किसमें हुई, RH पॉजिटिव ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी किसके ब्लड में बनी, RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में बनी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, RH इसका एप्लीकेशन, RH ब्लड ग्रुपिंग एप्लीकेशन है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, मदर अगर RH नेगेटिव हो, अगर मदर RH नेगेटिव हो और फीटस अगर RH पॉजिटिव, तो क्या होता है इनिशियली, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर और सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन होता क्या है कि बेसिकली एक्चुअल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिकली एक्सपोजर होता है यहाँ पर मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड का। तो जो मैटरनल ब्लड है और जो फीटल ब्लड है उसका लिटिल अमाउंट में हो सकता है कि कांटेक्ट हो जाए, हो सकता है कि एक्सपोजर हो जाए, और उस एक्सपोजर की वजह से क्या होगी, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, तो अपन ने देखा RH पॉजिटिव ब्लड को एक्सपोज किया RH नेगेटिव से, तो इस RH नेगेटिव इंडिविजुअल में क्या बनेगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो RH नेगेटिव मतलब मदर है, मदर के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो पॉसिबल एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड विथ फीटस ब्लड RH पॉजिटिव, ठीक है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, मदर के अंदर होगा, ठीक है, मदर के अंदर होगा। फीटस के अंदर, फीटस तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ठीक है, अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, सेकंड प्रेगनेंसी में अब एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है। एंटीबॉडी कौन सी फॉर्म हुई, IgG एंटीबॉडी। आपने बताया IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, तो इट विल क्रॉस प्लेसेंटा, उसके अंदर डायरेक्ट क्रॉस करेगी और उसके पास मेमोरी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वो जो सेकंड प्रेगनेंसी उसमें भी IgG एंटीबॉडी क्रॉस करेगी, और IgG एंटीबॉडी क्रॉस करती है और डिस्ट्रॉय करेगी फीटल RBC को, ठीक है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। एंटी RH एंटी इसके इसको बचने के लिए क्या करते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी मदर में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी एंटी RH एंटीबॉडी इज गिवन, एंटी RH एंटीबॉडी गिवन किसको देंगे, टू द मदर, एंटी RH एंटीबॉडीज गिवन टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर का रिस्क है फीटल ब्लड जो कि RH पॉजिटिव, तो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी, इसलिए अपन हाथों हाथ एंटी RH एंटीबॉडी का अपन दे देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से बचने के लिए। सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे किसमें देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में देखने को मिलता है। सो दो ऑर्गेनिज्म में, आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन मतलब क्या होता है, इसके अंदर ब्लड हार्ट से निकलेगा और डायरेक्टली ओपन स्पेसेस, ओपन कैविटीज में पंप हो जाएगा, बॉडी कैविटीज में, जिसको साइनोसॉइड्स बोलते हैं। तो इट इज द ब्लड इज डायरेक्टली पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू द ओपन स्पेसेस कॉल्ड एज साइनोसॉइड्स, इसको बोलते हैं साइनसेस, साइनस बोलते हैं ना, साइनोसाइड्स, साइनसॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, ऑर्थोपोडा में देखने को मिलता है और मोलस्का में देखने को मिलता है। क्लोज्ड के अंदर क्या होगा, क्लोज्ड देखने को मिलता है एनिलिडा और कोडेटा के अंदर। सो इट इज क्लोज्ड इज सीन इन एनिलिडा एंड कोडेटा, एनिलिडा कोडेटा, इसमें क्या होगा, ब्लड क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर प्लम्प होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये ब्लड वेसल है और ये टिश्यू है, ठीक है, तो ये क्लोज ब्लड, क्लोज क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या हुआ कि एक अपने पास में ओपन स्पेसेस, ये हार्ट था, दिस वॉज हार्ट, हार्ट ने पंप किया ओपन स्पेसेस के अंदर, ये ओपन स्पेसेस है और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है और ये ऑर्गन कंप्लीटली बात हो रहे हैं जो ब्लड हार्ट से आ रहा है, ठीक है, पूरे ऑर्गन नहा लेते हैं इससे, ब्लड से, इसको बोलते हैं अपन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज मतलब एक ब्लड वेसल है और वो ब्लड वेसल से क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, CO2 चले जाएगा या फूड चले जाएगा, ग्लूकोज चले जाएगा, ठीक है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट मेटाबोलाइट्स यूरिया यूरिक एसिड बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं अपन ओपन। ओपन किस में होता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा में होता है और मोलस्का में होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, एनिलिडा में होता है और कॉर्डेटा में होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है इसमें से, कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है, तो अपन बोलेंगे क्लोज वाला ज़्यादा एडवांटेजियस है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोज वाले का एडवांटेजियस ये होता है कि इसके अंदर प्रीसाइजली रेगुलेट हो सकता है ब्लड फ्लो। खुद दिमाग लगाओ ना, अगर ये अपने पास ब्लड वेसल है, यहाँ पर टिश्यू है, तो ब्लड वेसल के साथ अगर टिश्यू प्रेजेंट है तो कितना ब्लड आना है वो प्रीसाइजली रेगुलेट हो सकता है, रेदर देन कि एक हार्ट है वो पंप करेगा इनटू द लार्ज कैविटी और यहाँ बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, वो बात हो रहे कंप्लीटली, उनको पता ही नहीं है कितना ब्लड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, बस वो जितना आ रहा है उतने ब्लड से सब लोग नहा लेते हैं। तो ये तो रेगुलेशन की बात नहीं होती। तो अगर आपको प्रीसाइजली रेगुलेट करना है ब्लड फ्लो को, तो यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कितने चैम्बर्स हार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में। तो फिशेस की बात करो, फिशेस में होते हैं 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर मतलब क्या हुआ, 2 चैम्बर मतलब ये होता है कि उनके पास 2 चैम्बर है, एक होता है एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है 3 चैम्बर का हार्ट। 3 चैम्बर का हार्ट कैसे बनता है, अपन ने हार्ट बनाया, ठीक है, अपन ने हार्ट बनाया, ये रहा हार्ट, ठीक है, ये होते हैं 2 एट्रिया, एक एट्रिया यहाँ पर, एक एट्रिया यहाँ पर, और एक होता है एक सिंगल वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल। और यहाँ पे क्या होता है, एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड आता है, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दोनों वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं और हार्ट पंप करता है मिक्स्ड ब्लड। हार्ट विल गोइंग टू पंप द मिक्स्ड ब्लड इन 3 चैम्बर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में देखने को मिलता है। तो फिशेस हैव 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, एम्फीबियंस रेप्टाइल 3 चैम्बर ऑफ हार्ट। और एक एम्फीबियन जिसके पास, एक रेप्टाइल्स जिसके पास 3 चैम्बर का हार्ट नहीं होता, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों के पास होते हैं 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर मतलब पता होगा, ये होता है अपना हार्ट, इसके अंदर 2 चैम्बर, 2 एट्रिया अपर वाले, 2 वेंट्रिकल लोअर वाले। ठीक है, लोअर बड़े वाले चैम्बर होते हैं, अपर वाले छोटे चैम्बर होते हैं। छोटे चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं, बड़े चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में, मैमल्स में होता है, इस तरह से देख सकते हैं। और ये 3 चैम्बर का हार्ट वेंट्रिकल कॉमन है, और ये 2 चैम्बर का हार्ट एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में। फिशेस में क्या होता है, बेसिकली फिशेस में देखने को मिलता है अपने को सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। तो सबसे पहले तो हार्ट कैसा ब्लड पंप कर रहा है, ये हार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं बनाते हैं, ये हो गया हार्ट, इसमें हो गया एक एट्रिया, एक हो गया वेंट्रिकल। तो हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल गोइंग टू पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये कहाँ जाता है, लंग्स, फिशेस है ना, तो गिल्स के पास जाएगा, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर के हार्ट में चले जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब एक बार सर्कुलेशन हुआ, तो सबसे पहले तो ब्लड पंप हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ गिल्स से, बॉडी पार्ट्स में गया, और वापस से कहाँ चलेगा, वापस से कहाँ चलेगा, हार्ट के पास चलेगा। तो ये सिंगल सर्कुलेशन, एक ही सर्कुलेशन हुआ। एम्फीबियन रेप्टाइल्स में क्या होता है, यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, 2 एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रिया रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड पंप करता है। और एम्फीबियंस में बताइए, गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होती है, तो ये सारे ऑर्गन होते हैं। फिर देखते हैं फोर, अपना बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है। बर्ड्स मैमल्स के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, और यहाँ पे कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो होता नहीं। डबल सर्कुलेशन मतलब ये होता है, अगर ये हार्ट है, ये हार्ट है, इसमें अपर के 2 छोटे चैम्बर दैट इज कॉल्ड एज एट्रिया, लोअर के 2 बड़े बड़े चैम्बर दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। अब ये जो रहता है, इसको बोलो, इसको अपन बोलते हैं राइट एट्रिया, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ये राइट साइड है। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स के पास, लंग्स के पास क्या करने जाता है, ऑक्सीजनेटेड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, ये ऐसे घूम करके आता है लेफ्ट एट्रियम में, और ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, और बहुत अच्छे से पंप होता है इनटू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। पता है फिर से बॉडी से क्या होगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल करके वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, बेसिकली अपने पास हार्ट था, हार्ट में 4 चैम्बर थे, इसमें से इंपॉर्टेंट है राइट एट्रियम, क्योंकि सबसे पहले ब्लड यहीं पे आ रहा है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है, और बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है टू द लंग्स,
इसको बोलते हैं, कौन सी आर्टरी होती है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना आर्टरी का काम क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाना, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाना, उसको बोलते हैं आर्टरी। यहाँ पर आर्टरी और यहाँ पे एओर्टा, लेफ्ट साइड में एओर्टा, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जाता है लंग्स के पास, लंग्स के पास ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे कोई मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं होती, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल के पास आया, लंग्स के पास गया, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के पास फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एक पंपिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज हार्ट, और कुछ होती है ब्लड वेसल उससे एसोसिएटेड आर्टरी वेन्स, ठीक है। और एक होता है फ्लूइड जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज द ब्लड। हार्ट की बात करो, हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव होता है, और मीजोडर्मली डिराइव होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। आपने को बताया लेफ्ट लंग थोड़ा सा उसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, वहाँ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हार्ट। तो मीजोडर्मल डिराइव है, 2 लंग्स के बीच में है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है और क्लिंच फिस्ट जितना साइज होता है। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 छोटे चैम्बर एट्रिया, 2 बड़े चैम्बर वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो फिर इसमें देखते हैं अपन, ये हो गया डायग्राम इसका। ये सराउंड होता है एक पेरिकार्डियम से, ठीक है, ये है हार्ट। हार्ट सराउंड होता है एक, उसकी कवरिंग होती है हार्ट की, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और वो होती है 2 लेयर की कवरिंग, एक ये वाली कवरिंग, एक ये वाली कवरिंग। बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं अपन आउटर पेरिकार्डियम, इनर वाली को बोलते हैं अपन इनर पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में, इनर और आउटर पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, जिसको अपन बोलते हैं, अंदर तो हार्ट है, हार्ट के एकदम कॉन्टैक्ट में इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच के की स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, जिसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। 4 चैम्बर हार्ट होता है, यहाँ पे 2 वॉल प्रेजेंट होते हैं। 2 वॉल मतलब क्या होता है, बेसिकली 2 वॉल मतलब होता है यहाँ पर, अगर ये होता है राइट एट्रिया, ये होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वॉल्स। यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ होता है बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल का क्या गार्ड करता है, ये बेसिकली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को गार्ड करता है, और इसकी और वापस से, ठीक है, वापस से ब्लड को रिकर्जिटेट नहीं होने देता इनटू द एट्रिया, फिर से ब्लड अगर राइट एट्रियम में आता है उसको ब्लॉक करता है। ऐसे ही सेम टू सेम लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी यही काम करता है। तो यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, 3 कस्प होते हैं इसके, और ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट होता है, राइट साइड, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में। ऐसे ही लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, और राइट साइड होता है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। बाइकस्पिड का एक और नाम होता है मिंट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल, मिंट्रल वॉल, ठीक है। 2 वॉल यहाँ पर होते हैं, इसके अलावा 2 वॉल यहाँ पर भी होते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल। सेमी ल्यूनार वॉल इस ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एट्रिया और एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग और एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग पर प्रेजेंट होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल का भी यही काम होता है, रिकर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में चले जाए और एओर्टा से हो करके बॉडी में चले जाए, ठीक है। तो 2 वॉल हो गए, एक हो गया अपने पास में पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होता है, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होता है। टोटल 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे होते हैं कुछ सेप्टम, जैसे कि ये होता है हार्ट, इसमें होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल। 2 एट्रिया के बीच का सेप्टम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और फिर आता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का, यहाँ पर होता है एक फाइब्रस एवी सेप्टम कॉल्ड एज थिक फाइब्रस सेप्टम, थिक फाइब्रस सेप्टम। एक और सेप्टम होता है जो डिवाइड करता है एट्रिया वेंट्रिकल को, थिक फाइब्रस सेप्टम।